माइंडफुलनेस। इस बुक से हम सीख सकते हैं कि माइंडफुल रहकर, सीखकर हम अपनी खुशी और ब्लेसिंग्स को बड़े लेवल तक बढ़ा सकते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने वालों की मेमोरी, रिएक्शन टाइम और फिजिकल सहन शक्ति बढ़ जाती है। माइंडफुलनेस डूइंग मोड से ब्रेक लेकर सिर्फ बीइंग स्टेट में रहना होता है। 8 वीक्स का ये लंबा माइंडफुलनेस कोर्स करना कठिन लग सकता है दोस्तों, लेकिन इस कोर्स के एंड में आप गारंटीड अपने तनाव को कम करते हैं, शांत रहते हैं और जीवन की कई प्रॉब्लम से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए माइंडफुलनेस की इस किताब की इंग्लिश समरी को सुनते हैं दोस्तों। दिमाग की भूल भुलैया से निकलकर शांति के महासागर तक आइए। एशिया के महान सिविलाइजेशन और धार्मिक परंपराओं में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बहुत गहराई से कनेक्टेड है। वेस्ट में इसकी पॉपुलैरिटी हिप्पी और स्पिरिचुअल यात्रा करने वाले लोगों के कारण बहुत अधिक बढ़ गई है, जिन्होंने 20th सेंचुरी में इन प्रैक्टिसेस को इंपोर्ट करना शुरू किया था। उस इतिहास ने अपना निशान छोड़ा है। खुद को समझदार कहने वाले किसी पर्सन से अगर आप मेडिटेशन का मतलब पूछेंगे तो वो अक्सर आपको पहाड़ियों पर जाने के लिए कहेंगे। आखिरकार क्या माइंडफुलनेस रिवॉर्ड्स और रहस्य से भरा हुआ नहीं लगता है दोस्तों? इस पर बड़ी संख्या में हुई साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है कि माइंडफुल रहना सीखकर हम अपनी खुशी और ब्लेसिंग्स को बड़े लेवल तक बढ़ा सकते हैं। और ये आज के तेजी से डेवलप और कनेक्ट होती दुनिया में विशेष रूप से सच है। इस बुक में हम आपके साथ माइंडफुलनेस का स्पेशल 8 वीक लंबा कोर्स शेयर करेंगे, जिसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट ने मिलकर बनाया है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मेडिटेशन हर किसी को दिमाग की शांति और सेटिस्फेक्शन को ढूंढने में मदद कर सकता है। इसके साथ यह बोनस में आपकी फिजिकल हेल्थ, मेमोरी और मोटिवेशन को भी बढ़ाता है। माइंडफुलनेस वह नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। हाल ही में माइंडफुलनेस काफी हेडलाइंस में आया है दोस्तों, लेकिन कई मैगजीन्स के आर्टिकल्स में समझाए जाने के बावजूद अभी भी इसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं और मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जैसे कि ये क्या है और ये क्यों अच्छा है। ये शर्म की बात है क्योंकि ये झूठ अक्सर लोगों को इससे दूर कर देते हैं। आइए सबसे पहले हम इससे जुड़े हुए कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस को तोड़ें। जैसे माना जाता है दोस्तों कि माइंडफुलनेस एक धर्म है, पर असलियत में ऐसा नहीं है। ये एक लोकप्रिय प्रैक्टिस है जो कई धर्मों में यूज किया जाता है। माइंडफुलनेस एक मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक है जो सभी प्रकार की बिलीव्स और आइडियाज के अकॉर्डिंग काम करती है। लेकिन आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए फर्श पर पैर मोड़कर बैठना होगा, ऐसा ही सोचते हैं ना? यह भी गलत धारणा है दोस्तों। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे तब करते हैं जब वो खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यदि आप पैर मोड़कर बैठकर कंफर्टेबल नहीं रहते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर इसको कितनी देर करना होता है, ये भी प्रश्न उठता है। क्या इसके लिए बहुत फोकस करना पड़ता है? क्या इसकी प्रैक्टिस करने से हम आलसी हो जाएंगे? हाँ दोस्तों, कितने सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं और इसका एक ही जवाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसे 1 मिनट से लेकर पूरे दिन तक कहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। यह पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। आपको अपने गोल से भटकाने वाले डाउट्स के लिए दिखाया गया है कि माइंडफुलनेस वास्तव में आपके फोकस को बढ़ाती है। आपको अपने गोल से भटकाने वाले डाउट्स के लिए दिखाया गया है, पर वास्तव में माइंडफुलनेस आपके फोकस को बढ़ाती है दोस्तों। ठीक है, तो अब हमने कुछ मिथ्स को समझ लिया है। अब चलिए देखते हैं कि वास्तव में क्या माइंडफुलनेस करती है। दोस्तों, ये एक्चुअल में हमारी कंपैशनेट अवेयरनेस या इमोशंस की अवेयरनेस है। इसके थ्रू आप अपने आइडियाज और इमोशंस को वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं जैसे आप आकाश में बादलों को देखते हैं। आप इस प्रोसेस में किसी बात की बुराई नहीं करते हैं या कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए आइए हमारी रोज की लाइफ में एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जैसे ही आप अपने ऑफिस में अपने घर की ओर निकलते हैं, आप इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि दिन में आपके कलीग्स ने आपके साथ कितना बुरा बिहेव किया। जब आप घर पहुंचते हैं तो आप उनके खराब बिहेवियर के बारे में शिकायत करते हुए गुस्से से भरा ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आपने अपने नेगेटिव विचारों को बस ऑब्जर्व किया होता? क्या यह करना इसे इंप्लीमेंट करने से बेहतर नहीं होगा दोस्तों? माइंडफुलनेस जो है वो आपकी नेगेटिविटी को एक बारिश के बादल की तरह, जो बरसता नहीं है, बस आपके ऊपर से निकल जाता है बिना कोई असर डाले, ऐसे ही नेगेटिविटी को माइंडफुलनेस बना देती है। यह आपको प्रेजेंट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए मोटिवेट करती है और आपको अपने आसपास हो रहे चेंजेस से अवेयर रखती है। साइकोलॉजिकल स्टडीज
इस दावे को सपोर्ट करती है कि माइंडफुलनेस असाधारण रूप से प्रभावी है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। माइंडफुलनेस अक्सर नए युग के हिप्पी कल्चर से कनेक्ट होती है दोस्तों, लेकिन लोगों की भलाई के लिए इसकी इफेक्टिवनेस के दावों को सपोर्ट करने के लिए मजबूत एविडेंस चाहिए होते हैं। आइए इस प्रैक्टिसेस के पीछे की साइंस को देखें और इसको समझने का प्रयास करें। हमारी फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा देने और दर्द को कम करने के लिए माइंडफुलनेस इफेक्टिव होती है। 2003 में अमेरिकन मेडिकल जर्नल साइकोसोमैटिक मेडिसिन में पब्लिश हुई एक स्टडी के ऑथर्स का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने पाया कि माइंडफुलनेस ने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर दिया था, जिसके कारण वो फ्लू, सर्दी और अन्य वायरस को रोककर उनका डटकर मुकाबला कर रहा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों। 2008 में जॉन कबार्ड-जिन और उनके सहयोगियों द्वारा पब्लिश एक और रिसर्च पेपर से पता चला कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन पुराने दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। अब आइए डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बेल्जियम के प्रोफेसर कीस वैन हेरिंगेन के द्वारा की गई एक स्टडी में यह पाया गया है कि पार्टिसिपेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से डिप्रेशन 68% से 30% तक गिर जाता है। माइंडफुलनेस हर रोज के डिप्रेशन के लिए एक ग्रेट महान एंटीडोट है। 2006 में की गई एक रिसर्च में पाया गया है कि नियमित रूप से माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से चिंता, चिड़चिड़ाहट और डिप्रेशन कम हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट अमीशी झा की लीडरशिप में साइंटिस्ट की एक टीम ने 2007 में एडिशनल मेंटल बेनिफिट्स बनाए। उनकी रिसर्च में पाया गया कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने वालों की मेमोरी, रिएक्शन टाइम और फिजिकल सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस बढ़ जाती है। आखिरकार 2007 में सोशल कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव न्यूरोसाइंस जर्नल में पब्लिश हुए नॉर्मन फाग और उनके सहयोगियों के एक आर्टिकल में बताया गया है कि मेडिटेशन एम्पैथी यानी सहानुभूति के लिए जिम्मेदार दिमाग के हिस्से को स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सहानुभूति का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों के प्रति अधिक दयालु हैं, बल्कि इसका मतलब है कि खुद के लिए भी अच्छे बने, जिससे सबको फायदा होता है। अब तक हमने देखा है कि आपकी हेल्थ के लिए माइंडफुलनेस क्या कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ें और देखें कि ये कैसे आपके दिमाग की दूसरी स्टेज से रिलेटेड है। माइंडफुलनेस को समझने का तरीका काम करने और काम होने के बीच के डिफरेंस को समझना होता है। मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं। द की टू अंडरस्टैंड माइंडफुलनेस इज ग्रास्पिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन डूइंग एंड बीइंग। क्या आप कभी छुट्टियों से लौटे हैं दोस्तों और आपने महसूस किया है कि आपको शायद ही उनके बारे में यानी छुट्टियों के बारे में कुछ याद है? इस तरीके की भूल भुलैया तब होती है दोस्तों जब आपका दिमाग उन सभी चीजों को लगातार घेरे रखता है जिन्हें आपको अपने ऑफिस और अपनी पर्सनल लाइफ में करने की जरूरत होती है। यह आपके दिमाग के काम करने का एक एग्जाम्पल है जो आपकी मेंटल लाइफ का एक इम्पॉसिबल एस्पेक्ट है। इसके बिना आप कोई प्लान बनाने और सब कुछ पूरा करने में केपेबल नहीं होंगे। लेकिन यह मोड ओवरड्राइव में भी जा सकता है और जब ऐसा होता है तो आप जीवन के सिंपल या साधारण सुखों को भी मिस कर देते हैं। इसके विपरीत जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो आप एक पूरी तरीके से अलग मोड में होते हैं। इसे मोड में होना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों मोड ही इंपॉर्टेंट है और इसकी की अलग अलग रोल्स को समझने में है। आइए डूइंग मोड के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारे माइंड का एक कंपैरिजन करने वाला फ्रेम होता है। जब आप इस मोड में होते हैं तो आप चीजों की तुलना करते हैं, गोल्स पर फोकस कर रहे होते हैं या पिछले एक्शंस पर ध्यान दे रहे होते हैं। यह सोच थका देने वाली होती है। बस याद रखें कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में उलझने के बाद आमतौर पर कितने थके हुए होते हैं। याद कीजिए दोस्तों, आपको सब पता चल जाएगा। और इन कठिनाइयों पर विचार करने में लगी आपकी एनर्जी कोई खास प्रॉफिट तो आपको देती नहीं है। वास्तव में कुछ भी किए बिना पास्ट में खो जाना कितना आसान होता है। वहीं बीइंग मोड जो होता है वो एक पूरी तरीके से अलग स्टेट है। जब आप इसमें होते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और अपनी अवेयरनेस पर डिपेंड करते हैं। इसमें विचार और एक्सपीरियंस आपके माइंड पर हावी नहीं होते, आपके दिमाग में पिक्चर्स के रूप में दिखाई देते हैं। इस मोड में आप हेल्दी एक्सपीरियंसेस की तलाश करने की अधिक संभावनाएं रखते हैं। इसे ऐसे देखें कि जब आप डूइंग मोड में होते हैं तो वास्तव में आप नोटिस नहीं कर पाएंगे कि आपकी डेस्क पर रखी एक चॉकलेट को किसी ने खा लिया है। लेकिन जब बीइंग स्टेट में होते हैं तो आप वास्तव में आप जो चाहते हैं उसे ढूंढने और उसका आनंद लेने की पॉसिबिलिटी अधिक बढ़ जाती है। डूइंग मोड में बहुत नेगेटिविटी हो सकती है जो जल्दी ही कड़वाहट बन सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह आपके मन और शरीर से कनेक्टेड होती है दोस्तों। आपका मूड आपके विचारों को प्रभावित करता है या आपके थॉट्स और आपके मूड को बनाती है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का एक लूप बन जाता है। पब्लिक स्पीकिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपके शरीर में टेंशन क्रिएट होती है
और आप खुद से यह पूछना शुरू कर देते हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं। और इस मूड को कैसे ठीक किया जाए दोस्तों? ये पास्ट की उन यादों को भी वापस याद दिला सकता है जब आप दुखी थे। आपके नेगेटिव आइडियाज का एक लूप आता है, लेकिन जब आप बीइंग मोड में होते हैं तो यह बिल्कुल अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि आप प्रेजेंट मूवमेंट में होते हैं और आप उनसे बचने की कोशिश करने की बजाय आप उस भावनाओं को अधिक इंटेंसिटी के साथ अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वह और भी जल्दी से गायब हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आप डूइंग मोड के साथ जुड़ी नेगेटिव साइकिल को तोड़ देते हैं। माइंडफुलनेस इसी के बारे में है दोस्तों कि आप डूइंग मोड से ब्रेक लें और बस बीइंग स्टेट में रहें। 8 वीक के प्रोग्राम को फॉलो करके आप खुद को माइंडफुलनेस के लिए ट्रेन कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, 8 सप्ताह यानी 8 वीक्स लंबा माइंडफुलनेस कोर्स करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में पॉसिबल है। इसके बेनिफिट्स इसके लिए किए गए एक्शन से ज्यादा होंगे और इस कोर्स के एंड में आप गारंटी के साथ तनाव को कम करने, शांत रहने और जीवन की कई प्रॉब्लम से निपटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप कहां से शुरू करने वाले हैं? कोर्स का पहला वीक अपने ऑटो पायलट्स को अवेयर करने के बारे में होता है। ये जीवन के लिए हैक्टिक हो सकता है दोस्तों। एक खूबसूरत फूल की खुशबू लिए बिना या अपने आसपास हो रही एक्टिविटीज के बारे में जाने बिना भागदौड़ में लगे रहना आसान है। दूसरे शब्दों में, आपका ऑटो पायलट मोड आपसे काम करवाता है। इस मोड से कुछ कंट्रोल अपने पास वापस लेने का एक शानदार तरीका बॉडी और ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। ये एक सिंपल 8 मिनट की प्रैक्टिस है जो आपको पूरी तरीके से प्रेजेंट में रखने के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ बताया गया है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। खुद को कंफर्टेबल करके इसको शुरू करिए दोस्तों। चाहे तो आप लेट भी सकते हैं कुर्सी पर, बैठना चाहें तो आप बैठ भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह आपके लिए एक रिलैक्सिंग पोजीशन होनी चाहिए। अब अपने इमोशंस पर फोकस करना शुरू करें दोस्तों। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों से शुरुआत करें और अपने फोकस को धीरे धीरे अपने सर तक लेके जाएं, यानी पूरी होल बॉडी को आप स्कैन करें। इसको आप योग निद्रा से भी समझ सकते हैं। यह रजिस्टर करते रहें कि आपका शरीर आपको क्या बता रहा है। एक बार ऐसा करने के लिए अपनी सांस पर अपना ध्यान दें। हवा के आपकी बॉडी में प्रवेश करने से लेकर आपके शरीर से बाहर निकलने तक के तरीके पर फोकस करें। इस पॉइंट पर आपके दिमाग का भटकना नेचुरल है, लेकिन धीरे धीरे फोकस को वापस अपनी सांस पर लाने की कोशिश करें। तो पहले वीक में इस प्रैक्टिस को दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। इस कोर्स का दूसरा वीक आपको अपने शरीर पर फोकस करना सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपकी बॉडी इफेक्टिव कम्युनिकेटर होती है दोस्तों। जब वह हमें बताती है कि वह भूखी है, तो बॉडी जो चाहती है उसे गलत समझना लगभग इम्पॉसिबल होता है। दूसरी ओर, मूड्स और फीलिंग्स थोड़े छोटे होते हैं और उन्हें अनदेखा करना भी बहुत आसान होता है। 14 मिनट के बॉडी स्कैन मेडिटेशन का गोल आपकी बॉडी और दिमाग के बीच कम्युनिकेशन चैनल्स को अनब्लॉक करना होता है। तो पिछले मेडिटेशन के समान प्रोसेस को फॉलो करें, लेकिन अब कल्पना करें कि आपकी हर सांस आपके उस शरीर के उस हिस्से को फुलाती है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं। जैसे आप सांस लेते हैं तो इसे बाहर छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को करते समय आपकी बॉडी में हो रहे सेंसेशंस और आपके पैरों में हो रहे दर्द या आपके स्टमक में जो बटरफ्लाईज हो रही हैं उस पर ध्यान दें दोस्तों। और याद रखें कि इस प्रोसेस में कोई जीत या फेलियर नहीं होता। यदि आपका दिमाग भटक जाता है तो इसे प्रैक्टिस करके वापस लाने और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पूरे सप्ताह में हर दिन आप इसको 2 बार कर सकते हैं दोस्तों। दूसरे सप्ताह समाप्त होता है। तीसरे, चौथे और 5वें वीक में अधिक कंपैशन और सेंसरी अवेयरनेस को डेवलप करने पर फोकस करें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। क्या आप कभी कभी उन चीजों पर झगड़ा करते हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते हैं, जैसे ओल्ड एज या शेयर मार्केट की अनस्टेबिलिटी पर? तो जैसा कि आपने अब तक सीखा है कि अंतहीन चिंताएं जो कुछ भी नहीं बदलती हैं वो हमें बताती हैं कि हम डूइंग स्टेट में हैं। 3rd वीक में हम अप्रोच सिस्टम की ट्रेनिंग लेंगे जिससे हम बीइंग मोड में आ जाएंगे। चैलेंजिंग सिचुएशन से डील करते वक्त आपका दिमाग अपने डिसलाइक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। डिसलाइक सिस्टम मूल रूप से फियर के रूप में प्रकट होता है जो आपके क्रिएटिव प्रोसेस को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब आपका अप्रोच सिस्टम एक्टिव होता है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को देखने के तरीके को बदलते हैं और उनसे बचने की कोशिश करने के बजाय आप उन्हें क्यूरियोसिटी और कंपैशन से देखना शुरू कर देते हैं। इस अधिक सहानुभूति पूर्वक यानी एम्पैथेटिक मोड में स्विच करने के लिए माइंडफुल मूवमेंट की प्रैक्टिस करें दोस्तों। ये सब कुछ एक्सेप्टिंग थिंग्स यानी स्वीकार करने के बारे में होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस तुरंत आपको इंप्रूव करने की कोशिश चालू कर देता है। 8 मिनट के ब्रेथ एंड बॉडी मेडिटेशन से शुरू करें। जब तक आपकी बाहें आपके कंधों से हॉरिजॉन्टल ना हो जाएं, उन्हें उठाइए। अब अपने
सिर के ऊपर अपने हाथ उठा के ऐसा एक्ट करें कि जैसे कि आपको कोई फ्रूट पेड़ से तोड़ना हो। फिर अपने हाथों को अपने हिप्स पर रखें और अपने धड़ को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ दें। इस एक्टिविटी को खत्म करने के लिए एंड में कुछ शोल्डर रोल्स जरूर करें। जब भी आप ऐसा कर रहे होते हैं तो अपने दिमाग की सीमाओं पर फोकस करें और सोचें कि आप कितनी दूर तक फैल सकते हैं। जब आप अपने शरीर पर फोकस करते हैं तो अपने इंडिविजुअल सेंसेशंस पर ध्यान दें जिन्हें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिन में ऐसा एक बार करें दोस्तों। इसके अलावा 3rd वीक में डेली 2 बार 3 मिनट्स ब्रीदिंग स्पेस मेडिटेशन को शामिल करें। यह गहरी सांस लेने में 2 मिनट बिताने से पहले आपको अपनी भावनाओं, विचारों और शरीर को ट्यून करने में लगाना होगा। सिर्फ 2 मिनट ऐसा करें दोस्तों। आप सांस को अंदर और बाहर निकालने पर फोकस करते रहें। ग्रेट। अब आप 4th वीक के लिए तैयार हो जाएं दोस्तों, जो आपको आपके विचारों से एक स्टेप बैक करवाती है। हाँ दोस्तों, उससे दूर ले जाती है विचारों से। जिस मेडिटेशन को आप कर रहे हैं उसे साउंड्स एंड थॉट्स कहा जाता है और इसमें आप कुछ नहीं करते हुए 8 मिनट निकालते हैं। इस ड्यूरेशन में आप सिर्फ आसपास की आवाजों पर फोकस करते हैं। आपको पता चलेगा कि आवाजें कहां से आती हैं और ये आपके विचारों के बहने और निकल जाने की तरह होती है। जब आप पूरी तरीके से फोकस में होते हैं तो आपका दिमाग जो भी सुनता है उसके बेसिस पर कथाएं बनाता है, यानी स्टोरीज को डेवलप करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए छत से गिरने वाले सीमेंट ब्लॉक की आपकी जो स्टोरी बनती है वो एक जोरदार दुर्घटना में भी बदल सकती है, क्योंकि आपका माइंड इस तरीके के थॉट्स को जनरेट करता है दोस्तों। ये आपके दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में जानने का एक शानदार तरीका है। इस वीक के अंत तक आप अपने विचारों के फ्लो और नेचर को और अधिक निखार पाएंगे। 5th और 6th वीक कठिनाइयों और काइंडनेस की खोज के बारे में है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जो आपने अभी तक पढ़ा है उससे आप सोच रहे होंगे कि माइंडफुलनेस डिटैच होने या खुद को सिचुएशन से अलग करने के बारे में है, लेकिन ये वास्तव में आपके इमोशन से आपको रिजेक्ट करवाने या फिर आपको डिस्ट्रैक्शन से परेशान ना होने के बारे में हो सकता है। लेकिन ये असल में उन फैक्टर्स को फेस करने के बारे में भी है दोस्तों जो आपको परेशान करते हैं। इस कोर्स का 5th वीक इसी के बारे में है। तो अगले 7 दिन में आप रोजाना कठिनाइयों की खोज करने वाले 10 मिनट के मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। अपने आप को कंफर्टेबल बनाएं दोस्तों। जब आप खुद को तैयार महसूस करेंगे तो अपने विचारों में किसी कठिन या अनप्लेजेंट टॉपिक के बारे में सोचें। यह स्कूल में आपके बच्चे के खराब ग्रेड हो सकते हैं या आपके किसी लव्ड वन की बीमारी हो सकती है। यह पता लगाने की कोशिश करें कि आपके शरीर में आप उन विचारों को कहां पर महसूस कर रहे हैं। एक बार आपको वो जगह मिल जाती है तो गहरी सांस लेने के दौरान उन फीलिंग्स में खो जाएं, यानी कि उस पर ध्यान दें दोस्तों। पूरा फोकस करें। जब आप इस स्टेट से बाहर निकलेंगे तो आप उन भावनाओं पर पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। यह स्वीकार करने और करुणा का क्षण होता है दोस्तों, यानी कंपैशन का क्षण होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। इस मेडिटेशन को ब्रीथ और बॉडी, साउंड और विचारों, एक्सप्लोरिंग डिफिकल्टीज और ब्रीदिंग स्पेस वाले मेडिटेशन के साथ मिक्स करें। हाँ, यानी कि जो भी आपने 1st, 2nd, 3rd, 4th वीक में किया है उन सबको मिक्स करें दोस्तों, क्योंकि आपने वो पहले से ही प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो जब आप 6th वीक के लिए तैयार होते हैं तब आपको अगले 7 दिन ओवर जनरल मेमोरी से निपटने के बारे में सोचना होगा। यह डूइंग मोड का एक और फीचर होता है। ओवर जनरल मेमोरी आपके पास्ट में कुछ घटनाओं को पूरी तरीके से नेगेटिव शब्दों में सोचने की टेक्निक होती है। उदाहरण के लिए आपको लगता है कि आपका पूरा हाई स्कूल एक्सपीरियंस काफी डरावना था, पर वास्तव में यह केवल एक क्लास थी जो अच्छी नहीं थी। जब आप ऐसा करते हैं तो खुद और दूसरों को ब्लेम करना यानी दोष देना शुरू करना आसान होता है। हाँ दोस्तों, जब हम इस पैटर्न में सोचते हैं तो हम दूसरों को दोष देना चालू कर देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, दोष देना, ब्लेम करना आपको पास्ट के साथ आने में मदद नहीं करता है, लेकिन दोष देना, ब्लेम करना आपको पास्ट को स्वीकार करने में मदद नहीं करता है। वास्तव में रिसर्च बताती है कि यह इसे अधिक कठिन बना देता है यदि आप इसको अनएक्सेप्टेबल रखेंगे और दोष देते रहेंगे। तो इस हफ्ते में हम 3 मिनट ब्रीदिंग स्पेस मेडिटेशन पर फोकस करेंगे। साथ ही हम बीफ्रेंडिंग मेडिटेशन यानी कि एक नई प्रैक्टिस को भी चालू करेंगे। आइए जानें कि इसे कैसे किया जा सकता है। अपने शरीर और अपनी सांस से कनेक्ट होने के लिए खुद को एक पल दें। अब एक पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलना शुरू करें। आप चुपचाप इसे दोहराते रहें। ऑथर ने प्रूफ किया है कि क्या मैं दर्द से फ्री हो सकता हूं, मैं खुश और स्वस्थ हो सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए यह संभव है, यह मुझे आसानी से मिले। इस तरीके के सेंटेंसेस को दोहराएं दोस्तों। अगला कदम मेंटली किसी को हैप्पी रखने की विशेष भेजना होता है। पहले किसी ऐसे नोन को जिसे आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, फिर किसी भी पर्सन को और आखिरकार एक अजनबी को सोचिए, या किसी ऐसे पर्सन को जो आपको वास्तव में परेशान करता हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर आप कर सकते हैं।
दयालुता यानी काइंडनेस देना और स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस लाना, हीलिंग और अपने पास्ट को जाने देने के डायरेक्शन में पहला कदम होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। तो 7वें और 8वें वीक में फिजिकल और मेंटल नरिशमेंट पर फोकस करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपको अपनी लाइफ में बहुत मिल गया होता है तो आप उन सिंपल चीजों को भूल जाते हैं जो आपको खुश करती है, जैसे कि एक अच्छा भोजन तैयार करना है, एक फैमिली ट्रिप करना। अपने बिजी स्केड्यूल के कारण जिन एक्टिविटीज को हम जरूरी ना समझकर आज टाल देते हैं वो लंबे समय बाद हमें परेशान करती है दोस्तों। तो 7th वीक यानी 7वां सप्ताह यह पता लगाने के बारे में है कि क्या आपके शरीर और आत्मा को नरिशमेंट या पोषण देता है और ऐसा क्या है जो उनकी एनर्जी को कम करता है। इसे समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि छोटी सी लगने वाली एक्टिविटीज वास्तव में क्रिएटिविटी, एनर्जी और हमारे नजरिए की सबसे बड़ी सोर्स हो सकती है। तो जब आप इन एक्टिविटीज को नहीं करते हैं तो आप अक्सर थके हुए, अनस्पायर्ड और खुद को कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं। इस वीक की प्रैक्टिस थोड़ी अलग है। केवल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बजाय आप उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाएंगे जो आपको पोषण देती है यानी नरिश करती है, और साथ ही साथ उनकी भी जो आपकी एनर्जी को कम करती है। यह आपको इन दोनों ऑपोजिट एक्टिविटीज के बीच बेहतर बैलेंस बनाने में मदद करेगी। तो इसको बुक को बैलेंस करने की तरह ही सोचें दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम में जाने के 1 घंटे का हेल्दी समय जोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने ऑफिस में से 1 घंटे का ओवरटाइम घटाना होगा। एक बार ऐसा करने के बाद उन मेडिटेशंस पर वापस जाएं जिन्हें आप पहले सीख चुके हैं। तो किसी भी 2 एक्टिविटीज को ले लीजिए दोस्तों जिन्हें आप सबसे हेल्दी मानते हैं और उन्हें इस वीक के रूटीन में जोड़ लीजिए। बेस्ट है। अब आप इस कोर्स के फाइनल वीक में पहुंच गए हैं, तो इस पॉइंट तक आप पहले से ही बहुत सारी बातें सीख चुके हैं और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने अपनी जरूरतों और स्केड्यूल में जो कुछ भी लिखा है उसे तैयार करिए। अपने आप से पूछिए कि पिछले 7 सप्ताह में आपको सबसे मुश्किल क्या लगा। आपको क्या लगता है कि आपको अभी भी उस काम को करने की जरूरत है या नहीं? क्या आपको कुछ याद आ रहा है दोस्तों? उन सवालों का जवाब देने से आप अपने माइंडफुलनेस पैराशूट को बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी स्पेशल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को चुन सकते हैं। यदि उदाहरण के लिए आप खुद के बारे में काफी बुरा सोचते हैं तो शायद बी फ्रेंड मेडिटेशन को आपके पैराशूट का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसे पर्सन हैं जो लगातार ऑटो पायलट में रहते हैं तो आपको 3 मिनट सांस लेने वाली तकनीक पर फोकस करने से अधिक फायदा मिल सकता है। एक कंसिस्टेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए एक और बढ़िया ट्रिक कागज के टुकड़े पर लिखना है कि क्यों आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पेपर को ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप इसे हर दिन देख सकें, क्योंकि इससे आपको इस कोर्स के थ्रू सीखी गई बातों को अप्लाई करने में मदद मिलेगी और मेडिटेशन करते रहने से बदले में आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की मदद मिलेगी। तो इस किताब के अंत में इस किताब का मेन मैसेज आपके सामने फिर से दोहराता हूं दोस्तों। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको आपकी लगातार बदलती थॉट्स, फीलिंग्स और मूड्स को बेहतर तरीके से समझने का नजरिया देता है। चीजों को एक अलग तरीके से देखने का मतलब है कि आप अपने स्टेट ऑफ माइंड का सामना करते हैं और नेगेटिव फीडबैक लूप में फंसने से अपने आप को बचाते हैं और अपने आप को बेहतर तरीके से सुदृढ़ बनाते हैं। यह खुश और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक ग्रेट फाउंडेशन भी बनता है। बहुत अमेजिंग किताब है दोस्तों माइंडफुलनेस। मैं खुद एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर हूं। ये किताब मेरे बहुत दिल के करीब है क्योंकि इतना ब्यूटीफुल किताब है, इतना क्लियरली इसने 8 वीक्स के अंदर माइंडफुलनेस के सारे क्रक्स को समझा दिया है। आप जरूर इस किताब को खरीद सकते हैं या इस समरी को बार बार सुन सकते हैं दोस्तों। लोगों को बताइए कि मेडिटेशन उनकी जिंदगी में कितना जरूरी है। लोगों के दिमाग में मेडिटेशन को लेकर इतने मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनको लगता है कि भैया वो सुस्त हो जाएंगे, वो ये नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत डायनेमिक हूं दोस्तों, और वो डायनेमिज्म मेरी जिंदगी में तभी आया है जब मैं अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर बहुत स्टैटिक हो गया। So when there is a staticity in the world inside, you become a dynamic person in the world outside। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए और माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग बनाइए। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस है। जो जितना अवेयर होता है वो उतना पुण्य कर्म करता है। मैं तो मानता हूं जो सबसे बड़ा पुण्य इस दुनिया में है वो अवेयरनेस है। आप अवेयर होते जाइए और आप देखिएगा आपकी जिंदगी कितनी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उड़ान एनजीओ चैनल को किताबी कीड़े टीम निरंतर प्रयास कर रही है कि वो बेस्ट से बेस्ट किताबों की समीक्षाएं आप तक पहुंचाए। आप बेल बटन पे क्लिक जरूर करिएगा, इससे आपको कोई भी किताब अपलोड होती है तो आपको एक इंटीमेशन मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करिए ना दोस्तों।
आप इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए कि कितनी अच्छी मुहिम किताबी की टीम ने छेड़ रखी है। यदि आप तन मन धन किसी भी प्रकार हमारी हेल्प करना चाहें, बहुत सारे वॉलंटियर्स पूरे भारत से किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद करने को तत्पर हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे काम को इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है। ये आपका प्यार ही है जो हमें पुश करता है कि हम निरंतर अच्छा काम करते रहें और लोगों की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालते हैं और हमारी बुक समरीज को सुनते हैं।